नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आखिरकार देश के नए चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ का ऐलान हो गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का सीडीएस नियुक्त किया गया। 40 साल के सेना के अनुभव के साथ अब अनिल चौहान बिपिन रावत के अधूरे सपनों को पूरा करने में जुट गए हैं। जो सपने बतौर सीडीएस बिपिन रावत ने देखे, अब उनको आगे बढ़ाने का काम अनिल चौहान के हाथों में होगा। बालाकोट, बारामूला जैसे बड़े ऑपरेशन में वो बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। देश की सरहद से आती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद खाली था। यह रिपोर्ट देखिए। ईस्टर्न आर्मी कमांडर भी रह चुका है और बाकी भी जो उन्होंने बड़े पोस्ट संभाले हैं, तो वो इस पोस्ट के लिए मेरे को लगता है कि अच्छा काम करेंगे। और ये जो है फौज का जो सारे आर्म फोर्सेस का टोटल इंटीग्रेशन है, वो अब जल्दी जल्दी चलता रहेगा। अनिल चौहान भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। अनिल चौहान चीन के मामलों में एक्सपर्ट माने जाते हैं। पूर्वी कमान के कमांडर रहते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने चीन से सटी सीमाओं पर कॉम्बैट तैयारियों को तेजी से बढ़ाया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चीन को आगे बढ़ने से रोका। अनिल चौहान का सेना में लगभग 40 साल से ज्यादा का करियर रहा है। उन्हें 1981 में भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था। उन्हें जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों का खासा अनुभव है। मेजर जनरल रहते हुए उन्होंने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उन्होंने पूर्वोत्तर में कोर की कमान हाथों में ली। इसके बाद सितंबर 2019 से पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तब डीजीएमओ थे। उनके लीडरशिप में ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के शिविरों पर हवाई हमला बोला गया था। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान कई कमांड की बागडोर हाथ में रख चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ऑपरेशन सनराइज के भी रचनाकार थे। ये भारत म्यांमार का संयुक्त सैन्य अभियान था। इसने 2019 में पूर्वोत्तर में कई विद्रोही समूहों को निशाना बनाया था। पिछले साल रिटायरमेंट के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में एनएससीएस के सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी काम किया था। 31 मई 2021 को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में अपना योगदान दे रहे थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कार्यालय में कार्यरत थे। सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल जैसे अवार्ड मिल चुके हैं। सीडीएस अनिल चौहान के निजी जीवन की बात करें तो
देश के नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को उत्तराखंड में पौड़ी में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम अनुपमा चौहान है। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम प्रज्ञा चौहान है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र रहे हैं। उत्तराखंड से आने वाले जनरल बिपिन रावत के बाद अब उत्तराखंड के ही अनिल चौहान को देश का नया सीडीएस चुना गया है। इसके अलावा नए सीडीएस चौहान जनरल बिपिन रावत की तरह 11वीं गोरखा राइफल से हैं। जनरल बिपिन रावत एक ऐसा नाम जो सख्त और साहसिक फैसले लेने के लिए विख्यात था। देश के सशस्त्र बलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, देश इसका गवाह है। लेकिन एक अनहोनी घटना ने जनरल रावत को हमसे दूर कर दिया। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अनिल चौहान को सीडीएस की जिम्मेदारी मिली है। बतौर सीडीएस अनिल चौहान के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन इन सब चुनौतियों को सुलझाने में अनिल चौहान को महारत हासिल है। सबसे बड़ी बात, अनिल चौहान बिपिन रावत के करीबी भी रह चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। दिसंबर महीने में देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद ये बातें नरेंद्र मोदी ने कही थी। सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के साथ ही एक वादा भी देश के साथ किया था। देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान, ऐसे अनेक काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं लक्ष्यों को अब पूरा करने के लिए देश में अब नए सीडीएस का ऐलान हो गया है और अनिल चौहान को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से सीडीएस का पद खाली था। तमिलनाडु के कुन्नूर में उनका वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सभी 14 लोगों की मौत हो गई थी। रावत बतौर सीडीएस रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की भूमिका निभा रहे थे। रावत के निधन के बाद अनिल चौहान प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के भी मिलिट्री एडवाइजर होंगे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के कंधों पर 4 नए एकीकृत कमांड्स की स्थापना की काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। इनमें एक एकीकृत समुद्री थिएटर कमांड (MTC), एयर डिफेंस कमांड (ADC) के साथ साथ पाकिस्तान और चीन के लिए लैंड बेस्ड 2 कमांड शामिल हैं। वहीं अनिल चौहान के सामने चुनौतियों की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के सामने LAC पर चीन से चल रही तनातनी एक बड़ी चुनौती है। LAC के कमांडर रहने का एक लंबा अनुभव इसमें काफी काम आएगा। नागालैंड के दीमापुर में 3 कोर के कमांडर के तौर पे वे अरुणाचल प्रदेश से सटी LAC को काफी करीब से देख चुके हैं। DGMO के तौर पर वो चीन और पाकिस्तान से जुड़े ऑपरेशंस की कमान संभालते थे। बाद में पूर्वी कमान के कमांडर के तौर पर वे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटी LAC पर चीन की हरकतों को काफी करीब से देख चुके हैं। जिस वक्त पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर चीन से विवाद चल रहा था, तब से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटी LAC पर चीन को काबू करने में जुटे थे। सेना के 3 अंगों यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एकीकरण और थिएटर कमांड बनाने में भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। जनरल बिपिन रावत थिएटर कमांड बनाने पर काम कर रहे थे। ऐसे में ये भी अब उनकी जिम्मेदारी होगी। सरकार के आदेशानुसार सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान कार्यभार संभालने की तारीख से और अगले आदेश तक दोनों ही पद पर तैनात रहेंगे। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाए जाने की घोषणा की थी। दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए थे। भारतीय सेना के तीनों अंग के बेहतर तालमेल और ज्वाइंटनेस के लिए सरकार ने 28 दिसंबर 2019 को सेना के सर्विस रूल में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद सीडीएस का नया पद बना था। युद्ध के दायरे बदल रहे हैं, रूप रंग बदल रहे हैं। आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाएं बन रही है, तब भारत को भी
टुकड़ों में सोचने से नहीं चलेगा। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुश्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। जल थल नभ में से एक आगे रहे, दूसरा 2 कदम पीछे रहे, तीसरा 3 कदम पीछे रहे तो नहीं चल सकता। तीनों एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़े, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं का अनुकूल हो, विश्व में बदलते हुए युद्ध के और सुरक्षा के माहौल के अनुरूप हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये सीडीएस एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बिपिन रावत की लेगेसी को जनरल चौहान आगे बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। आज हमारे दूसरे सीडीएस की नियुक्ति के लिए मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहूंगा और उसके साथ साथ जनरल चौहान साहब को भी बधाई देना चाहूंगा कि उनको एक अहम जिम्मेवारी के लिए भारत के नागरिक एवं सरकार ने चुना है। मैं देशवासियों को बताना चाहूंगा चौहान साहब से मेरा जितना परिचय है वो एक बहुत ही प्रोफेशनल अधिकारी हैं। उनका लोगों से, अपने साथियों से मेल मिलाप बड़ा प्रेम का रहता है और बहुत विनम्र स्वभाव के हैं और वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये मेरा मानना है। उसके साथ साथ उनका जो तजुर्बा है वो बहुत वेरीड है। यूएन मिशन से लेकर के डीसीएमओ, ईस्टर्न आर्मी कमांडर और टेररिज्म एरियाज में उनका बहुत बहुत अच्छी पकड़ है। तो इस लिहाज से मैं मानता हूं कि वो उनका कार्यकाल अच्छा रहेगा। और वैसे भी देखिए कि सेना के इस स्तर पे जाने के बाद किसी भी जिम्मेवार जो इस लेवल के अधिकारी होते हैं जिनका तजुर्बा बहुत बहुत एक्सटेंसिव होता है, मैं मानता हूं वो सभी इसको अच्छी तरह से निभाने में काबिल रहते हैं। और क्योंकि जिस प्रकार से जनरल रावत साहब ने और ये सीडीएस जो हमारे कारगिल युद्ध के बाद भारतीय सेना की बड़ी मांग थी, क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑल 3 सर्विसेज, भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी, तीनों का इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज की जिम्मेवारी थी, जिसके तहत थिएटर कमांड्स का कॉन्सेप्ट लाया गया जो अभी चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। पर मैं मानता हूं चौहान साहब अपने कार्यकाल में जहां पर जनरल रावत साहब के कार्य समाप्त होता है उससे लेकर के जो चीज छूटी हुई थी उनको ये बिल्कुल पूरी तरीके से निभा पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। इसके साथ साथ भारत सरकार से भी मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए कि ये सीडीएस इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है, इतना इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जिस प्रकार से यूक्रेन, यूएस, रशिया, सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्डर रोज बदल रहा है, उसके अंदर इतना देरी करना उचित बात नहीं थी। लेकिन चलो जो भी कारण हुआ, अच्छा आपने फैसला किया है। और आगे अगली बार ध्यान रखा जाए कि कार्यकाल समाप्त हो या कोई इमरजेंसीज हो तो उसके अंदर इतना विलंब नहीं हो। और मैं उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से चीन के साथ हमारा अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है, लेह लद्दाख के अंदर पाकिस्तान की स्थिति है, यूक्रेन है, और चीफ सीडीएस के पास सबसे बड़ी जिम्मेवारी प्रोक्योरमेंट्स की होती है, उनके पास जिम्मेवारी इंडिजिनियस की है, उनके पास भारतीय सेना का भारतीयकरण करने की है। मैं मानता हूं बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हालांकि देखा जाए तो लगातार दूसरी बार थल सेना से सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। इसको लेकर नेवी, एयरफोर्स के मन में भी कई सवाल होंगे कि आखिर इन दोनों सेनाओं से सीडीएस की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। इस समय सवाल ये नहीं है कि क्या नेवी और एयरफोर्स आर्मी के दूसरे सीडीएस बनने के कारण नाराजगी जाहिर कर सकते हैं या नाराजगी हो सकती है या नहीं। मेरी समझ में इतने ऊंचे पद पर जो योग्यता सरकार ने स्थापित की हुई है उस पद पर पहुंचने के लिए वही मान्य है। हो सकता है अगले 2 या 3 सीडीएस आर्मी से हो ही नहीं। जो भी व्यक्ति सरकार ने योग्य माना उस व्यक्ति को उन्होंने इस पद पर बैठाया है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विशेष तंज या कोई विशेष नाराजगी किसी भी सशस्त्र सेना के विभाग को नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहां पर जो योग्यता कानून है वो ये कहता है कि आर्मी का
लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल, 3 स्टार या 4 स्टार सर्विंग जनरल या उनके बराबरी के ओहदेदार एयरफोर्स और नेवी में इस पद के लिए योग्य हैं, और वो लोग जो इस पद से रिटायर हो चुके हैं वो भी इस पद के लिए योग्य हैं, बशर्ते उनकी उम्र 62 साल से ऊपर ना हुई हो। अपनी योग्यता के कारण लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जनरल बिपिन रावत के काफी करीबी माने जाते थे। यही वजह है कि जनरल रावत की मौत के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया है। अधिकारियों के अनुसार चौहान बहुत ही शांत मिजाज के व्यक्ति हैं और कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं होते। इतने उच्च पद पर रहते हुए भी वो कभी किसी को डांटते नहीं थे। वहीं काम के मामले में वो बहुत सख्त थे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। 40 सालों के करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमांड, स्टाफ और सहायक नियुक्तियां हासिल की। उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव रहा। यही कारण है कि उन्हें सीडीएस के लिए नियुक्त किया गया है। देखा जाए तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बेहद अहम पद है। ये सेना और सरकार के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। सेना के टॉप कमांडर्स में से एक रहे चौहान कई बड़ी रणनीति से भी जुड़े रहे। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के साथ जमीन को लेकर जब विवाद हुआ था, उस वक्त भी पूर्वी कमान की सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल चौहान के ही नेतृत्व में भारत चीन सीमा पर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में अपना साहस व इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया था। वहीं इनसे पहले दिवंगत जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को सीडीएस का पदभार ग्रहण किया था, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनके निधन के बाद से ये पद खाली था। ये जो सीडीएस की पोस्ट इतनी देर से खाली थी, जब अनफॉर्चुनेट जो एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर जनरल बिपिन रावत जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई, तो ये जो एक पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, क्योंकि जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, जो हमारे जो आर्म फोर्सेस की, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जितनी इंटीग्रेशन है, जिसके अंदर अब थिएटर कमांड्स हैं या उनके जो सारा जो वेयर विदॉल जो है उसको पूरा रीऑर्गेनाइजेशन मैं कहूँगा एक हिसाब से थी, वो सारी की सारी वहाँ रुक गई थी। क्योंकि सीडीएस की पोस्ट में यही बिपिन रावत जी का एक मैंडेट था कि उन्होंने ये सारा कुछ करके देना था गवर्नमेंट के आगे। दरअसल करगिल युद्ध के बाद से इस पद को लाने की वकालत की जा रही थी। बाद में पूर्व कैबिनेट सचिव नरेश चंद्र की अध्यक्षता वाली समिति ने भी इसकी अनुशंसा की थी। सीडीएस के बारे में जाने तो देश का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सशस्त्र बलों का सैन्य प्रमुख होता है। वो भारतीय सशस्त्र बलों की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन भी होता है। वो रक्षा मंत्रालय की ओर से बनाए गए नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख होता है। आपको बता दें कि इसी साल जून में सरकार ने सीडीएस की नियुक्ति को लेकर आर्मी रूल्स में बदलाव किया था। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक यानी 3 स्टार के वो सेवारत और रिटायर्ड अधिकारी जिनकी उम्र 62 साल से कम है, उन्हें भी योग्य माना जाता था। इससे पहले तक 4 स्टार जनरल यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुख ही सीडीएस के पद के लिए योग्य थे। नियमों में बदलाव के समय ही ये बात साफ हो गई थी कि सरकार अब किसी लेफ्टिनेंट जनरल को भी सीडीएस पद पर नियुक्त कर सकती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के काम के बारे में जाने तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है। वो रक्षा मंत्रालय को सलाह देता है। आर्म्ड फोर्सेस के बीच आवश्यक तालमेल के लिए नियुक्ति होती है। सेना में जॉइंट मैनशिप को बढ़ाने के लिए, संसाधनों की बर्बादी रोकने और निर्णय लेने में तेजी के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सीडीएस किसी भी सेना का प्रमुख नहीं होता। तीनों सेनाओं के प्रमुख अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। सेना के तीनों अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अहम भूमिका होती है। बहरहाल देश के नए सीडीएस के रूप में अनिल चौहान के सामने सबसे बड़ी चुनौती केंद्र की महत्वाकांक्षी स्कीम को अमल में लाने की है। इसमें सेना के तीनों अंगों के बीच सिनर्जी स्थापित की जानी है। इसके लिए अनिल चौहान के सामने थिएटर कमांड प्रोजेक्ट को पूरा करने की चुनौती होगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।